प्रीकॉल और मिंडाकॉप की लड़ाई ने क्या मोड़ लिया? एलआईसी के निवेशकों के लिए क्या खराब खबर आई? अदानी ग्रुप को गोल्डमैन सैक्स ने क्या झटका दिया? घाटा बढ़ने के बावजूद क्यों उछला रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का शेयर? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की और आपको पहली खबर की ओर लेकर चलते हैं। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट यानी एसबीआई एफएमएल को एचडीएफसी बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। हालांकि एसबीआई एफएमएल को ये हिस्सा खरीद 15 नवंबर 2023 तक यानी 6 महीने के अंदर पूरी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि एचडीएफसी बैंक में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की कुल हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एचडीएफसी बैंक के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई और फ्रांस की अमुंडी की जॉइंट वेंचर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई में आवेदन किया था। एसबीआई की इस जॉइंट वेंचर में 63% हिस्सेदारी है। दूसरी खबर, अदानी ग्रुप गुरुवार को दो खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि गोल्डमैन सैक्स की निवेश इकाई ने अपने ईएसजी पोर्टफोलियो से अदानी ग्रुप की कंपनियों में अपना निवेश कम कर लिया है। जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद फरवरी में ही गोल्डमैन सैक्स ने ईएसजी पोर्टफोलियो से अदानी ग्रुप की कंपनियों के 1,17,00,000 शेयर बेच दिए थे। गोल्डमैन सैक्स के अलावा नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्प ने भी ईएसजी पोर्टफोलियो में अदानी ग्रुप की कंपनियों की हिस्सेदारी घटाई है। दूसरी खबर यह है कि अदानी पोर्ट्स ने पहली बार 100 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा की रेल कार्गो हैंडलिंग की है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। वित्त वर्ष 2023 में अदानी पोर्ट्स ने 120.51 एमएमटी यानी मिलियन मीट्रिक टन की रेल कार्गो हैंडलिंग की है। इससे पहले कंपनी ने 98.61 एमएमटी की रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग दर्ज की थी। तीसरी खबर, एविएशन सेक्टर गुरुवार को 4 अलग अलग खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि कर्ज के संकट में फंसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट 27 मई से उड़ानें शुरू करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने पायलटों को एक्टिव मोड में रहने के लिए कहा है। हालांकि कंपनी ने 26 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, जो पहले 24 मई तक रद्द की गई थी। दरअसल गो फर्स्ट की उड़ानें 3 मई से बंद हैं। एयरलाइन ने कहा कि जल्द ही यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा। 10 मई को एनसीएलटी ने कंपनी की खुद को दिवालिया घोषित करने की अर्जी को मंजूर किया था। दूसरी खबर यह है कि इंडिगो ने हवाई इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी यानी पीएनडब्ल्यू को इंजन जल्द सप्लाई पूरी करने के लिए कहा है। इसके अलावा स्पाइसजेट को लेकर भी 2 खबरें आई हैं। एक तो यह कि विमान लीज पर देने वाली कंपनी एयर कैसल ने एनसीएलटी से कहा है कि बकाया भुगतान को सेटल करने के लिए स्पाइसजेट का ऑफर अच्छा नहीं है। आखिरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को क्रेडिट स्विस के सेटलमेंट अमाउंट का भुगतान करने के लिए 18 जुलाई तक का समय दिया है। स्पाइसजेट पर क्रेडिट स्विस का कुल $2.4 करोड़ का पेमेंट भुगतान था, जो कि विवाद के सिलसिले में था, और इसमें से $44 लाख की रकम अभी भी बकाया है। चौथी खबर, मान्यवर ब्रांड के तहत एथनिक वेयर बेचने वाली कंपनी वेदांत फैशंस यानी वीएफएल के प्रमोटर ने ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए 9.88% तक हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। 17 मई को स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट ने 1962 करोड़ रुपए के 1.69 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा है, जो कि कंपनी के कुल शेयरों का 7% हिस्सा बनता है। प्रमोटर्स के पास इस ओएफएस में 2.88% अतिरिक्त शेयरों की बिक्री का भी विकल्प होगा। रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट की ओर से की जा रही बिक्री में न्यूनतम कीमत यानी फ्लोर प्राइस 1161 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। प्रमोटर्स ने पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने के लिए ओएफएस की घोषणा की है। प्रमोटर्स की कंपनी में फिलहाल 84.88% हिस्सेदारी है। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर ओएफएस सफल रहा तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% के नीचे आ जाएगी। नॉन रिटेल के लिए ये ओएफएस 18 मई को खुला था और रिटेल के लिए 19 मई को खुलेगा। पांचवी खबर, सरकारी कंपनियों के विनिवेश के मोर्चे पर सरकार 2 बड़े फैसले लेने जा रही है। पहला ये कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई के डीमर्जर से बनी लैंड और एसेट कंपनी एससीआई एलएएल यानी एससीआई लैंड एसेट लिमिटेड के निजीकरण के लिए सरकार जल्द बोलियां मंगवा सकती है, और इसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण पर भी फैसला हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार एससीआई में अपनी पूरी 63.75% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। दूसरी खबर यह है कि एससीआई के अलावा सरकार अपनी स्टील कंपनी एनएमडीसी स्टील के निजीकरण के लिए भी जल्द बोलियां आमंत्रित कर सकती है। एनएमडीसी स्टील में सरकार अपनी 50.79% हिस्सेदारी बेचना चाहती है और उसके जरिए करीब 11,000 करोड़ रुपए जुटाने की सरकार की योजना है। छठी खबर, वेदांता का शेयर गुरुवार को 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल की 50 से 60 करोड़ डॉलर का
लोन जुटाने के लिए डॉयश बैंक के साथ साथ जेबी मॉर्गन और बार्कलेज समेत कई ग्लोबल बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। दरअसल 31 मई को कंपनी के 7.125% ब्याज वाले $50 करोड़ के बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, यानी कंपनी को इसका पेमेंट करना है। हालांकि वीआरएल की फेरलन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ $1 करोड़ की रकम जुटाने के लिए बातचीत चल रही थी, पर डील पूरी होने में देरी और ऊंची ब्याज दरों के चलते वीआरएल ने रकम को कम कर लिया है और कई सारे बैंकों के साथ अब बातचीत कर रही है। ये लोन कंपनी की जिंक इंटरनेशनल यूनिट के जरिए उठाया जाएगा। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि वेदांता के बोर्ड की वित्त वर्ष 2024 के पहले अंतरिम डिविडेंड की घोषणा पर विचार करने के लिए 22 मई को बोर्ड बैठक होगी। मजबूत शुरुआत के बाद 18 मई को वेदांता का शेयर हल्की गिरावट लेकर बंद हुआ था। सातवीं खबर, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को लेकर खराब खबरों का दौर जारी है। लिस्टिंग के बाद शेयर में लगातार गिरावट के बाद अब कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। मई 2022 में यानी लिस्टिंग के समय 949 रुपए के इशू प्राइस से शेयर 40% तक लुढ़क चुका है और अब एलआईसी की नई पॉलिसी को बेचने से हुई आय यानी न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रैल 2023 में जहां पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एनबीपी में सालाना आधार पर 30% की गिरावट देखने को मिली, वहीं अकेले एलआईसी का एनबीपी साल दर साल 50.41% घटकर 5810 करोड़ रुपए पर आ गया है। इस कमी की मुख्य वजह ग्रुप सिंगल प्रीमियम की तेज गिरावट को माना जा रहा है। एलआईसी का पर्सनल सिंगल प्रीमियम अप्रैल में 23.1% गिरकर 1014.5 करोड़ रुपए पर आ गया, जबकि ग्रुप सिंगल प्रीमियम 65.8% गिरकर 2899.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आपको बता दें कि इस साल के बजट में सरकार ने 5 लाख रुपए से ऊपर के नॉन यूलिप बीमा प्रीमियम पर सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया था, जिसका असर बीमा कारोबार पर साफ देखने को मिल रहा है। आठवीं खबर, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी प्रीकॉल ने मिंडा कॉर्प की ओर से कंपनी का 24.5% हिस्सा खरीदने की योजना पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई को अपनी आपत्ति जाहिर की है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 7 में हमने आपको बताया था कि मिंडा कॉर्प ने टू व्हीलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिजनेस में अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी प्रीकॉल का अतिरिक्त 24.5% हिस्सा खरीदने के लिए सीसीआई से मंजूरी मांगी है। दोनों कंपनियों के बीच फरवरी 2023 में विवाद शुरू हुआ था, जब मिंडा कॉर्प ने प्रीकॉल का 15.7% हिस्सा 208 रुपये 90 पैसे प्रति शेयर के औसत भाव पर खरीदा था, जिस पर करीब 400 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई थी। प्रीकॉल में 36.5% हिस्सेदारी वाले प्रोमोटर्स ने उस समय भी इस हिस्सा खरीद पर ऐतराज जताया था और कहा था कि फिलहाल ना तो कोई पूंजी जुटाने और ना ही उनकी कोई हिस्सा बिक्री की योजना है। मिंडा कॉर्प ने फरवरी में कहा था कि यह सौदा केवल एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और बाजार का भी यही मानना था कि मिंडा कॉर्प 26% तक हिस्सेदारी ही खरीदेगी प्रीकॉल की। गौरतलब है कि टू व्हीलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिजनेस में प्रीकॉल का 40% हिस्सा है और मिंडा कॉर्प का केवल 15% हिस्सा है, जिस वजह से मिंडा कॉर्प की प्रीकॉल में हिस्सेदारी पे नजरें हैं। इसके अलावा आज 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी जारी हुए, जिसमें आईटीसी और एसबीआई शामिल हैं। एसबीआई की बात करें तो नतीजे हालांकि बाजार अनुमान के मुताबिक थे। मुनाफे में करीब 83% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में जब नतीजे आए तो उसके बाद गिरावट देखने को मिली, यानी कि मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी। क्या डिटेल्स हैं नंबर्स के, ये आपको हम शुक्रवार के एपिसोड में बताएंगे। साथ ही एक और एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी, इसके भी नतीजे जारी हुए हैं और इसका चार्ट भी आप देखिए। नतीजे आने के बाद शेयर में जो गिरावट है और बढ़ती हुई दिखी, हालांकि नंबर्स में कुछ ऐसा खराब नहीं देखने को मिला है। क्या डिटेल्स हैं नंबर्स की, कैसा रहे हैं नंबर्स, इसके बारे में हम आपको शुक्रवार के एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, जेके टायर के शेयर में 18 मई गुरुवार को 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इंटरडे में शेयर ने 178 रुपये 85 पैसे का लो छुआ और दिन के दौरान 10% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। बावजूद इसके कि चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली। दरअसल कच्चे माल की कीमत में कमी और मांग में बढ़ोतरी से कंपनी के कारोबार को इस तिमाही में सपोर्ट मिला है। मार्च तिमाही में जेके टायर का मुनाफा 40 करोड़ रुपए से 2.7 गुना बढ़कर 108.4 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की बिक्री 3,311.8 करोड़ रुपए से करीब 9.5% बढ़कर 3,633 करोड़ रुपए के आसपास रही। कामकाजी मुनाफा 228 करोड़ रुपए से 65% बढ़कर 376 करोड़ रुपए के आसपास रहा। वहीं मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, 6.9% से बढ़कर 10.4% पर देखने को मिले हैं। वित्त वर्ष 2023 की बात करें तो कंपनी की बिक्री 22% बढ़कर 14,681 करोड़ रुपए पर रही, जो कि अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। पर बाजार को पहले से ही अच्छे नतीजों की उम्मीद थी, जैसा हमने अपोलो टायर्स के नतीजों में भी देखा था। शायद इसीलिए नतीजे जारी होने से पहले पिछले 1 महीने में शेयर करीब
22% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है और अच्छे नतीजों के बाद निवेशकों ने शेयर से थोड़ी मुनाफा वसूली करना बेहतर समझा। हालांकि लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो ब्रोकर्स इस कंपनी की मांग और मार्केट शेयर में इजाफे को जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं और ओवरऑल टायर सेक्टर पर भी काफ़ी बुलिश हैं। दूसरी खबर, भारत में KFC और पिज़्ज़ा हट की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी चलाने वाली कंपनी देवयानी इंटरनेशनल के शेयर में गुरुवार को 5% तक का उछाल देखने को मिला। बावजूद इसके कि चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 20% से ज्यादा गिरा है और शेयर 5.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 76 करोड़ रुपए से 20.4% घटकर 60.7 करोड़ रुपए पर रहा। हालांकि इस दौरान QSR चेन चलाने वाली इस कंपनी की आय साल दर साल 591 करोड़ रुपए से 27.8% बढ़कर 755 करोड़ रुपए पर रही है। कामकाजी मुनाफा 140 करोड़ रुपए से 10.7% बढ़कर 155 करोड़ रुपए के आसपास रहा, पर मार्जिन करीब 3% के आसपास गिरे हैं। कामकाजी मार्जिन 23.6% से घटकर 20.4% पर रह गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ब्रोकर्स का इस शेयर को लेकर भरोसा बरकरार है। CLSA ने हाल की तेजी के बाद रेटिंग को बाय से यानी खरीदें से आउट परफॉर्म किया है और लक्ष्य को बढ़ाया है। लक्ष्य 180 रुपये से बढ़ाकर 205 रुपये कर दिया गया है। सिटी ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य बढ़ाया है। लक्ष्य पहले 237 रुपये का था, उसे अब बढ़ाकर 239 रुपये कर दिया गया है। साथ ही जेपरीज ने खरीदे से रेटिंग को घटाकर होल्ड किया है, पर लक्ष्य 195 रुपये का दिया है, जो कि बुधवार की 174 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग से देखें तो आपको ऊपर ही नजर आएगा। तीसरी खबर, रेस्टो ब्रांड्स एशिया यानी RBA, जिसे हम पहले बर्गर किंग इंडिया के नाम से जानते थे, इस कंपनी के शेयर में गुरुवार 18 मई को 20% तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग भी करीब 13.25% की मजबूती के साथ देखने को मिली। बावजूद इसके कि चौथी तिमाही में कंपनी को 73.4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और यह घाटा साल दर साल बढ़ा है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 67.1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, पर घाटा बढ़ने के बावजूद शेयर में उत्साह के पीछे वजह है कामकाजी स्तर पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन। मार्च तिमाही में RBA की बिक्री 400 करोड़ रुपए से 28.5% बढ़कर 514 करोड़ रुपए पर रही है। कामकाजी मुनाफा 20 करोड़ रुपए से 34% बढ़ा है और ये 27 करोड़ रुपए के आसपास रहा। कामकाजी मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। जो मार्जिन पहले 5.1% पर थे, वो इस साल की चौथी तिमाही में बढ़कर 5.3% पर पहुंच गए हैं। बावजूद इसके कि कंपनी को दूध और चीज की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सब्जियों की कीमतों में ऊपरी स्तर से आई गिरावट से तिमाही के दौरान थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली है। दूसरी वजह यह है कि कंपनी के अन्य खर्च 164.6 करोड़ रुपए से बढ़कर 207.2 करोड़ रुपए रहे हैं, क्योंकि कंपनी भारत के साथ साथ इंडोनेशिया में तेजी से विस्तार कर रही है, जिस वजह से कर्मचारी खर्च और ब्याज लागत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। चौथी खबर, चौथी तिमाही के नतीजों के दम पर हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर में 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। शेयर ने दिन के दौरान 41,258.80 पैसे का हाई भी छुआ, यानी शेयर ने इंटरडे में 41,000 रुपए का स्तर भी पार किया। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 72.7 करोड़ रुपए से 54.2% बढ़कर 112 करोड़ रुपए पर रहा। इस दौरान कंपनी की बिक्री 668 करोड़ रुपए से 27.2% बढ़कर 850 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। पूरे साल में भी देखें तो वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का मुनाफा 339 करोड़ रुपए से 29.2% बढ़कर 438 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं आय 2,948 करोड़ रुपए से करीब 17% उछली है और ये 3,448 करोड़ रुपए के आसपास रही। नतीजों के बाद नोमुरा ने शेयर पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा और 50,642 रुपए का लक्ष्य दिया है। आपको बता दें कि हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया टाटा ग्रुप और हनीवेल के जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू हुई थी। 2004 में हनीवेल एशिया पैसिफिक ने इस JV में टाटा ग्रुप का 39.54% हिस्सा खरीद लिया था, जिसके बाद कंपनी का नाम बदलकर हनीवेल ऑटोमेशन हो गया था। ये कंपनी ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम्स के कारोबार में है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ साथ मशीनरी इक्विपमेंट की ट्रेडिंग और सप्लाईज भी शामिल हैं। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि शुक्रवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 18 मई के ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो US के बेरोजगारी दावा और मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आए हैं। इस पर US के मार्केट्स और साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना काफी अहम होगा। 19 मई यानी शुक्रवार की बात करें तो निफ्टी की 3 कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले हैं, जिसमें JSW स्टील, NTPC और पावर ग्रिड, इन पर बाजार खास तौर पे फोकस करेगा। वायदा बाजार की तो लंबी लिस्ट है जहां पे नतीजे जारी होते हुए दिखेंगे, जिसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, एबट इंडिया के नतीजे जारी होंगे, ग्लेनमार्क फार्मा, एल्केम लैब्स, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, इनके भी नतीजे 19 तारीख को ही जारी होते हुए दिखेंगे।
वेदांत फैशंस का शेयर भी फोकस में रहेगा क्योंकि इसका जो रिटेल निवेशकों के लिए OFS है वो 19 तारीख यानी शुक्रवार को ही खुलेगा, उस पर बाजार की खास तौर पर नजर रहेगी। इसके अलावा नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट के IPO की लिस्टिंग भी शुक्रवार को होगी। कैसी रहती है ये लिस्टिंग, इस पर बाजार फोकस करेगा। और RBI की एक अहम बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें सरकार को डिविडेंड देने पर विचार किया जाएगा। कई सारे फैसले आएंगे लेकिन सरकार को डिविडेंड की कितनी रकम दी जाती है इस पर बाजार कहीं ना कहीं रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। और ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो जापान में G7 समिट शुरू हो जाएगी जो कि 21 मई तक चलेगी। और उसके साथ साथ जापान के अप्रैल महीने के CPI महंगाई के आंकड़े भी जारी होंगे जिस पर एशियन मार्केट्स और साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स की खास तौर पर नजर रहेगी। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को यही समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ बाजार का भी दिन भर का हाल पता चल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9। नमस्कार, शुभ रात्रि।